दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों उत्तर प्रदेश का संभल दंगा आपको याद होगा। दंगा कहना गलत है क्योंकि दो तरफा कोई मामला नहीं था। केवल जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं उनके बहकावे और भड़कावे में कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला किया और अब यूपी एसटीएफ ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउल रहमान बर्क का नाम शामिल है। पुलिस की सूत्रों की माने तो पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा है कि ये जो पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ था जिसमें 4 लोगों की मौत भी हो गई, ये जो हिंसा हुई थी ये सुनियोजित हिंसा थी और जो वकील थे मंदिर पक्षकार विष्णु शंकर जैन, उनकी हत्या की सुपारी दी गई थी और इसमें और कोई नहीं तो शाकिर साठा नाम का गैंग सामने था और ये गैंग दुबई में बैठा है। इसके डी कंपनी जो कि पाकिस्तान में है उससे संबंध है दाऊद इब्राहिम से और इस सब का संबंध समाजवादी पार्टी के सांसद से रहा है। समाजवादी पार्टी के भड़काने पर, सांसद के जियाउल बर्क के भड़काने पर इन लोगों की सेटिंग की गई और इन लोगों ने ये सुपारी ली, विष्णु शंकर जैन की हत्या की और यह था कि इसने विष्णु शंकर जैन की हत्या कर देंगे तो हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाएगा। और उस दंगे में भी इनकी तैयारी ऐसी थी कि बड़े पैमाने पर हिंदुओं की हत्या की जाए। आप अंदाजा इसी से लगाइए कि 9mm की एक पिस्टल, 32 बोर की 2 पिस्टल, 3 विदेशी पिस्तौल और कई कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं। एसटीएफ को यह केस सौंपा गया था और इसीलिए माना गया था क्योंकि तार विदेशों से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे थे और इस मामले में अभी तक 12 मुकदमे दर्ज हुए हैं जिसमें 10 में चार्जशीट पहले दाखिल हो चुकी है। अब यह 11वीं चार्जशीट थी और इसमें जियाउल रहमान बर्क का नाम सामने आया है। आपको यह भी पता होगा जियाउल रहमान बर्क पहले से ही जब ये निशाने पर आए, क्योंकि इनकी वीडियो वायरल पहले ही हुई थी, किस तरह से तकरीर दे रहे थे, लोगों को भड़का रहे थे, वो वीडियो वायरल हो गई। उसके बाद एक्शन हुआ और उत्तर प्रदेश में योगी की जो सरकार है, आप देख ही रहे हैं कि अपराध पे जीरो टॉलरेंस चल रहा है और भ्रष्टाचार पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बिजली विभाग ने जब जांच की तो यह भी पता लगा कि ये जो बर्क हैं, इन बर्क साहब के घर में भी कई एसी चल रहे हैं जिस पर कोई बिल नहीं देते, डायरेक्ट बिजली का मीटर कर रखा था और बिजली डायरेक्ट ले रहे थे। बिल जो था वो मिनिमम आ रहा था। जब चेक किया गया तो पता ये चला कि कई सारे ऐसे डायरेक्ट इन्होंने एसी और इक्विपमेंट चला रखे थे। 1 करोड़ के करीब का 1,91,00,000 का इनके ऊपर बिल बना। ये भागे भागे कोर्ट पहुंचे क्योंकि बिजली कट चुकी थी। अब कोर्ट ने कहा कि ठीक है, मिनिमम आप जमा कर दीजिए, तो 6 लाख रुपए जमा करके इनके घर की बिजली चली है। तो हालात देखिए कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के हालात क्या है। समाजवादी पार्टी का जब एक सांसद इस तरह की हरकत कर सकता है कि वो खुलेआम बिजली चोरी कर रहा है, बिजली चोरी करवा रहा है, क्योंकि ये भी हमने देखा संभल में कि मस्जिद के अंदर से पूरी बिजली चोरी हो रही थी और पूरे मोहल्ले को बिजली की सप्लाई देकर उनसे वसूली की जा रही थी और इस सब के तार जुड़ते हैं समाजवादी पार्टी के सांसद से। तो एक सांसद जब खुद बिजली चोरी कर रहा हो तो अगर समाजवादी पार्टी की सरकार रही होगी तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इन्होंने क्या किया होगा। कोई बिल देता होगा? निश्चित रूप से नहीं। और इसलिए बिजली विभाग आए दिन घाटे में रहा, घाटे में चलता रहा। भ्रष्टाचार अलग मुद्दा है लेकिन बिजली चोरी एक बड़ा मुद्दा है और उस बिजली चोरी के मामले में जो बिजली विभाग के अधिकारी बताते हैं, वो कहते हैं साहब हम तो जो ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं इनके चलते हम ये छापा मार ही नहीं पाते थे कहीं। अगर समाजवादी पार्टी से कोई जुड़ा हुआ है तो मजाल है वो बिजली का बिल दे दे और हम छापे मार दें। पुलिस को दौड़ाकर मार दिया जाता था और इसलिए कोई हिम्मत नहीं करता था कि समाजवादी पार्टी के संबंध रखने वालों के कहीं मोहल्ले में घुस भी जाएं। आज आप देखिए कि पुलिस को हमला किया जाता है, पुलिस को वहां एक वकील की हत्या की कोशिश की जाती है। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर दंगे की बात की जाती है और उत्तर प्रदेश में जितनी भी हिंसा हुई है, चाहे वो कहीं यात्राओं पे हमले हुए हों, चाहे कांवड़ यात्रा पे हुए हों, राम यात्रा पर हुए हों, जब भी कभी पुलिस ने कार्रवाई की है कहीं ना कहीं उसमें समाजवादी पार्टी का कोई ना कोई व्यक्ति, नेता उसमें जुड़ा पाया है। जो योगी जी का एक बार मैं सुन रहा था और वो कहते थे कि जिसमें उन्होंने बोला जिस गाड़ी पे सपा का झंडा उसमें बैठा गुंडा।
आज वो बात सिद्ध होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जितने भी केस उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने के बाद खुल रहे हैं, भाई समाजवादी में तो कोई हो ही नहीं सकता कि कोई कार्रवाई कर देता। वहां तो पुलिस वाले एक विशेष जाति का, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन चौकी से लेके थाना, कोतवाली, बस जो अखिलेश यादव जी हैं इन्हीं के रिश्तेदार सारे और इन्हीं के चेले चपाटे वो इंचार्ज हुआ करते थे। किसी मंत्री की औकात नहीं थी कि एक चौकी इंचार्ज का ट्रांसफर करा दें अगर वो अखिलेश यादव जी के जाति का है। ये हालात थे, और इसलिए पुलिस जब निष्पक्ष नहीं होगी, पुलिस जब स्वतंत्र नहीं होगी, तो कार्रवाई क्या करेगी। लेकिन आज आप देखिए, एक सांसद के खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि आपको यह भी बता दूं कि ये जो बर्क साहब हैं, ये हाई कोर्ट चले गए तो सुप्रीम कोर्ट थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट जाओ, तो इनको गिरफ्तारी से राहत मिली हुई है, इनको स्टे मिला हुआ है। लेकिन अब ये चार्जशीट दाखिल हुई है, जो एसटीएफ है वो सबूत प्रस्तुत करेगी, और वो सबूत भी प्रस्तुत करेगी जिसमें बर्क साहब का जो ये आदमी है जिससे इनकी साठगांठ है, साकिर साठा। एक और खुलासा उन्होंने किया है कि साकिर साठा का आदमी मोहम्मद गुलाम, इसने जो है दाऊद गैंग से मिलकर, और दाऊद गैंग के साथ मिलकर के जो 2014 के अंदर समाजवादी पार्टी के एमएलए थे इकबाल मसूद, उनके बेटे सुहेल इकबाल की हत्या की थी। यानी समाजवादी पार्टी में ही वहां दो फाड़ हैं संभल में, और उस दो फाड़ में आपस में वर्चस्व की लड़ाई है। इस दंगे में भी ये षड्यंत्र रचा गया था संभल में कि अगर दंगा हो जाए तो बर्क ये चाहते थे कि दूसरे पक्ष और पे वर्चस्व हो जाए कि हाँ भाई बर्क साहब जो है ये मस्जिद के साथ हैं, जामा मस्जिद के साथ हैं। यानी कम्युनिटी के साथ खड़ा होने के दिखाने के चक्कर में ये लोगों को मरवा देंगे, इस तरह का एक षड्यंत्र रचा गया था, जिसका अब ये चार्जशीट में खुलासा हुआ है। पुलिस ने ये जो पूरी चार्जशीट है 1200 पन्ने की है, डिटेल उसमें एविडेंस रखे हैं, और उन एविडेंसों में बताया है कि किस तरह से एक पूरा गैंग इसमें सब काम कर रहा था, और उस गैंग को संरक्षण जो दे रहे थे वो समाजवादी पार्टी के जियाउल रहमान बर्क जो कि सांसद हैं, वो संरक्षण दे रहे थे। इन्हीं के संरक्षण में ये सारा कुछ चल रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि साकिर साठा गैंग के जो व्यक्ति है मोहम्मद गुलाम, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो समाजवादी पार्टी के विधायक का बेटा सुहेल, उसकी जो हत्या हुई थी 2014 में, कहीं इसके पीछे भी जियाउल रहमान बर्क था, ऐसा सूत्र कह रहे हैं कि ये उस चार्जशीट में लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि गैंग चलाना, गैंग की मदद करना, संगठित अपराध करना, इतनी गंभीर धारा इसमें लगाई गई है, ऐसा बताया जा रहा है। तो अब चार्जशीट है, अब इसमें निश्चित रूप से एमपी एमएलए कोर्ट में केस चलेगा। तो एमपी एमएलए कोर्ट में पहले से ही कानून बन चुका है कि 2 साल के अंदर अंदर फैसला करना होगा, और अब इस मामले में सुनवाई जल्दी शुरू होगी। और जब सुनवाई शुरू होगी तो एसटीएफ का कहना यह है कि हम ये जो ये जियाउर रहमान बर्क हैं, इनकी गिरफ्तारी की मांग करेंगे, क्योंकि सांसद है और इनका काफी असर है। तो ये जांच जो अब तक हुई है, इसके अलावा ये फिर से दंगा फसाद भड़का सकते हैं और जो गवाह हैं उनको प्रभावित कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के एक फ्रेश एप्लीकेशन एसटीएफ की तरफ से लगाई जाएगी और इसको चुनौती दी जाएगी हाई कोर्ट में। तो उम्मीद ये जताई जा रही कि अगले आने वाले दिनों में ये जो बर्क साहब हैं ये आपको जेल जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी एक खबर उत्तर प्रदेश और समाजवादी पार्टी के लिए है कि अब इनके एक सांसद पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं कि दंगा कराने में इनका हाथ था। ये जो समाजवादी पार्टी है असल में इसका करैक्टर ही यही है, अपराधी, लुटेरे, गैंगस्टर, हत्यारे। आप देखो ना, जब से योगी जी आए हैं कितने गैंगस्टरों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। हर एनकाउंटर पे अखिलेश यादव सवाल उठाता है, ये क्यों कर दिया, वैसा क्यों गया, विकास दुबे क्यों मार दिया, ये जो जितने मारे गए, मुख्तार अंसारी, ये सब क्यों मार दिए गए। तो इसका मतलब आपकी अपराधियों से सांठगांठ है, आप उनसे लगाव क्यों करते हो। अगर पुलिस अपना काम कर रही है तो करने दीजिए, लेकिन आप कहते हो नहीं जी पुलिस तो ये फर्जी कर रही है सब काम। तो कुल मिलाकर के दिखाई दे रहा है। और उत्तर प्रदेश में अब लॉ एंड ऑर्डर की आज स्थिति जो है, संभल में सरेआम बुलडोजर चलते हैं और कई मदरसों पर बुलडोजर चले हैं। और अब तो आपको बता दूं, नेपाल बॉर्डर पर ऐसे कई मदरसे चिन्हित किए गए जहां सरकारी भूमि में वो मदरसे चल रहे थे। वैसे 3 मदरसों पे बुलडोजर भी चलाया गया है। यानी योगी जी का जहां एक तरफ
अपराधियों पर बुलडोजर चल रहा है, उन पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर एक्शन हो रहा है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।